हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली वाली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था। देशी रियासतों के भारत में विलय के कारण। उसमें हमने शुरुआत करी थी परिचय बताने के बाद। पहला कारण बताया था प्रादेशिक अखंडता में बाधक। दूसरा पॉइंट के बारे में हमने स्टार्टिंग करी थी रियासती शासकों की संदिग्ध राष्ट्रीयता भारत के प्रति। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो देशी रियासतों के राजा थे उनमें से अधिकांश राजा जो थे वो ब्रिटिश सत्ता के प्रति आस्था रखने वाले थे। उनको लगता था कि अंग्रेज़ों के प्रति अधीन रहकर ही वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ तो उस समय भी देशी रियासतों के अधिकांश शासकों ने अपनी रियासतों में राष्ट्रवाद को पनपने नहीं दिया, उसको कुचलने का कार्य किया, जिससे राष्ट्रीय भावना के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। वो भारत में ब्रिटिश सत्ता के पक्के हिमायती थे। वो चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता बनी रहे और उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया तो देशी रियासतों के अधिकांश शासकों ने इसको अस्वीकार किया, इसका विरोध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब समस्त भारत के राष्ट्रवादी नेता भारतीय संघ के गठन के कट्टर समर्थक थे, उस समय देशी रियासतों के शासकों ने इसका विरोध किया। ऐसी स्थिति में संगठित राष्ट्र को बनाने के लिए ज़रूरी था कि इन संदिग्ध राष्ट्रीयता वाले राज्यों को समाप्त करके इनको भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया जाए। इसी के तहत इनके विलय का कार्य प्रारंभ किया गया। तीसरा पॉइंट बढ़ेंगे बच्चों हम, देशी रियासतों का निरंकुशवादी दृष्टिकोण। किस तरह से ये अपनी प्रजा के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति अपनाते थे, उनके अधिकारों के प्रति ध्यान नहीं देते थे, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर देशी रियासतों में राजाओं का शासन था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जिसके बारे में हम पहले से देखते आए हैं कि जो अधिकांश राजतंत्रात्मक प्रणालियाँ होती हैं उसमें राजा निरंकुश होते हैं। तो एक तरफ तो जो शासक थे वो निरंकुश थे, दूसरा जो यहाँ के शासक थे वो अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहने से यहाँ के अधिकांश राजा अंग्रेज़ों के प्रति जिम्मेदार हो गए थे। अंग्रेज़ों ने भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए देशी रियासतों के राजाओं को इस बात की खुली छूट दी कि वो अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करें, लगान वसूली के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वहाँ की प्रजा पर अत्याचार करें, उनको राजनीतिक अधिकार न सौंपें। और इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए देशी रियासतों के शासकों ने अपनी रियासतों में निरंकुश दृष्टिकोण अपनाया। वहाँ की जनता को सामाजिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, समानता, नागरिक अधिकार जैसे जो मूल्य थे मुख्य, उनकी प्राप्ति नहीं होने दी। ऐसी स्थिति में इन राज्यों का विलय करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई थी ताकि देशी रियासतों के जो नागरिक थे उनके हितों की रक्षा की जा सके। अगला पॉइंट है, देशी रियासतों में शासकों का जो फिजूल खर्ची वाला दृष्टिकोण था, उनकी जो आदतें थीं, उनको देखते हुए भी रियासतों का विलय जरूरी हो गया था। यहाँ के शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करके उनकी जो कमाई थी उनका एक बड़ा हिस्सा अपने ऐशो आराम और अपनी सुविधाओं पर खर्च करने लगे थे। यहाँ के अधिकांश राजा विदेशों में अपना समय व्यतीत करते थे। एक यदि तुलना की जाए बच्चों तो ब्रिटिश भारत में और देशी रियासतों में भू राजस्व की दरें 5 से 10 गुना ज़्यादा थी। राजस्व वसूली के लिए कोई नियम नहीं थे। 5 से 10 गुना ज़्यादा लगान वसूल करके उसका प्रयोग राजा अपने ऐशो आराम और अपनी सुविधाओं के लिए खर्च करते थे। ऐसी स्थिति में जब इन रियासतों का कोई महत्व नहीं रह गया तो इनकी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण के लिए
नियंत्रण करना भारत सरकार के लिए एक जरूरी चीज़ बन गया था, ताकि जनता का अत्याचार भी न हो और धन का सही ढंग से उपयोग राष्ट्र के विकास में किया जा सके। अगला पॉइंट है रियासतों का पिछड़ापन। हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि यहाँ के नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं थे, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो विकसित नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश भारत की तुलना में और अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ काफ़ी पिछड़ापन व्याप्त था। यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भी था। यदि स्वतंत्रता के बाद भी भारत में इन रियासतों को बनाए रखा जाता तो भारत में काफ़ी हद तक क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती। यहाँ पर शैक्षिक सुविधाओं का, संस्थाओं का, उद्योगों का, कृषि व्यवस्था का पूर्णतः अभाव था। कृषि और उद्योगों में पिछड़ेपन की स्थिति थी। कृषि के पिछड़ेपन का कारण किसानों पर ध्यान नहीं देना, किसानों से भू राजस्व की बढ़ती हुई दर को वसूल करना, ये सभी ऐसे कारण थे जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं यहाँ पर काफ़ी पिछड़ी हुई थी। कृषि और उद्योगों के विकास पर सरकार का ध्यान नहीं था। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता धीरे धीरे महसूस करने लगी कि यदि हमें अपने भविष्य को सही करना है तो इन रियासतों के शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत में मिल जाना ही सही होगा। इसी के लिए उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। यहाँ के जो प्रजा थी उनमें देशी रियासतों के शासकों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो चुका था और यह असंतोष तब तक शांत नहीं होता जब तक उनका भारतीय संघ में विलय नहीं हो जाता। अगला पॉइंट है बच्चों, रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अभाव। निरंकुश जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसमें प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी राजनीतिक पिछड़ापन था। प्रशासन के स्तर पर भी कोई जनप्रतिनिधित्व संस्था नहीं थी। कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विकसित अवस्था में नहीं थी। राजा और सामंतों को न्यायिक अधिकार प्राप्त थे और यहाँ के नागरिकों को किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जो राजा और सामंत थे वो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने हितों में और अंग्रेज़ों के हितों में करते थे। ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण विश्व में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे तो इन क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ापन था। एक दौर जहाँ ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादी नेता नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, कई संगठन स्थापित हो रहे थे राष्ट्रवादी। ऐसी स्थिति में जब वहाँ के लोगों ने देखा कि हमारे अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो इस वजह से अब प्रजातांत्रिक जो आकांक्षाएं थी प्रजा की, उनके समक्ष इन देशी रियासतों को टिकना संभव नहीं था और विवश होकर उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना ही था। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे रियासतों का जन आंदोलन। यहाँ पर जो जितनी भी विरोधी गतिविधियाँ थीं उनके विरुद्ध जनता ने जो विद्रोह किया उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हमने देखा कि रियासती की जनता को किसी प्रकार के नागरिक और प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जब 1922 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कुछ सीमा तक तो क्या हुआ बच्चों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके अंतर्गत विभिन्न संगठन स्थापित हुए थे, तो उसके कुछ समय बाद ही मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से ही ये प्रक्रिया चल रही थी कि यहाँ भी सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हो। लेकिन जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस दौरान यहाँ की देशी रियासतों की जनता में भी जन चेतना जागृत हुई और देशी रियासतों में भी साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी आंदोलन शक्तिशाली रूप से उभरने लगे।
इस दौरान लगभग भारत की सभी देशी रियासतों में जन आंदोलन हुए। 1927 में जब अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना हुई तो इससे देशी रियासतों के जन आंदोलन को एक मजबूत बल मिला। इस संस्था ने देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के आंदोलन के मध्य एकता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद जो विभिन्न गतिविधियां हुई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो यहाँ का जो आंदोलन था देशी रियासतों का वो कांग्रेस के आंदोलन का हिस्सा बन गए। कांग्रेस ने भी देशी रियासतों के विकास की प्रक्रिया को अपने अंतर्गत शामिल करते हुए पूरा प्रयास किया कि यहाँ की जनता को अधिकार मिल सकें और इनका भारतीय संघ में विलय हो सकें। 1938 में रियासतों के जो जन आंदोलन था उसका एक नया दौर प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने जन आंदोलन को अपने जन आंदोलन का हिस्सा मानते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। कांग्रेस चाहती थी कि रियासतों में भी पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यहाँ के नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। 1942 में जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो प्रजामंडलों की उग्र भूमिका ने उपनिवेशवाद और जो निरंकुश राजतंत्रवाद था इन देशी रियासतों का उसको चुनौती देते हुए सक्रिय भूमिका निभाई, जो देशी रियासतों के जन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस तरह से धीरे धीरे रियासतों के जन आंदोलन इतने अधिक शक्तिशाली हो गए, सक्रिय हो गए कि वे देशी रियासतों का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में इन रियासतों के राजाओं के पास भारत में विलय के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं था कि वह कोई और नीति अपना सकें। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ों की दोहरी नीति। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि देशी रियासतों का भारत में अस्तित्व रखने के पीछे अंग्रेज़ों के अपने स्वार्थ थे। अंग्रेज़ों ने जब भारत को आज़ादी दी तो उन्होंने ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव के कारण, अन्य देशों के दबाव के कारण और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति को देखते हुए उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। लेकिन जैसे कि उनकी प्रारंभिक शुरू से ही नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, तो उस नीति का पालन करते हुए जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देशी रियासतों के शासकों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हों या भारत में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम कर सकते हैं, तो इस स्थिति में कुछ राजाओं ने यह सब प्रयास किया कि वो स्वतंत्र रहकर भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध कायम रखेंगे और अपनी जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसका संचालन करते रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस समय कूटनीतिक पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने देशी रियासतों पर स्थापित जो सर्वोच्च सत्ता थी उनकी, उसकी समाप्ति का निर्णय लिया, जिससे देशी रियासतों के साथ उनके पहले जैसे संबंध नहीं होंगे। और उस समय के प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में स्वतंत्र रूप से घोषणा की कि सभी संधि समझौते जो ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के शासकों के बीच हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से अब अंग्रेज़ जो थे वो देशी रियासतों का भार अपने ऊपर रखने के लिए समर्थ नहीं थे, सक्षम मतलब चाहते नहीं थे वो कि देशी रियासतों का भार उनके ऊपर हो। लेकिन अभी भी क्या परिस्थिति थी बच्चों कि जो देशी रियासतों के शासक थे वो अभी भी चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के अधीन ही बने रहें, क्योंकि अंग्रेज़ों के अधीन रहकर वो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल चेतना शून्य हो गए थे। उनको कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि जो देशी रियासतों की शासन सत्ता थी उसका संचालन अंग्रेज अधिकारी करते थे। ऐसी स्थिति में जब उनके पास अंग्रेज़ों का समर्थन भी नहीं रहा तो अपने बलबूते पर जीवित रहना भी उनके लिए काफ़ी कठिन महसूस होने लगा। इन परिस्थितियों में उन्होंने महसूस किया कि अब तो भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण का कार्य ही श्रेष्ठ रहेगा, तभी हमारा अस्तित्व बने रह सकता है।
इसके अलावा देशी रियासतों का क्षीण मनोबल, जैसा कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि शुरू से ही उनका वो ब्रिटिश सत्ता के प्रति अधीन थे और जब उन पर उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं रहा, भारत सरकार ने भी उनको एक चेतावनी दे दी कि आपको निश्चित समय में भारतीय संघ में विलीन होना होगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस करते हुए भारत संघ के साथ विलय करना ही अपने हितों के लिए श्रेष्ठ समझा। लास्ट जो कारण है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि देशी रियासतों के भारत में विलय करने में सबसे प्रमुख भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। 26 जून 1947 को सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के साथ साथ जो नवगठित रियासत विभाग था उसका कार्यभार भी संभाला और अपने सचिव वीपी मेनन के सहयोग से उन्होंने इस विलय प्रक्रिया को संभव करने का प्रयास किया। उस समय की परिस्थितियों में पटेल नहीं चाहते थे कि रजवाड़ों को, जो देशी रियासतें थीं, उनको स्वतंत्र होने का मौका दिया जाए, क्योंकि आगे चलकर ये देश की स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकारों को चुनौती दे सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न तरीकों से वहाँ के राजाओं को विलय का प्रस्ताव रखा। कुछ शर्तें रखी गई, कुछ नियम रखे गए जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सब का प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे करके केवल 3 रियासतों को छोड़कर अधिकांश राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए और उनका भारत संघ में विलय हो गया। इस तरह से बच्चों ये आपसे बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों के भारत में विलय के क्या कारण थे। उसमें आपको हर टॉपिक को हेडलाइन बताकर उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, इस चीज़ को समझना है। काफ़ी आसान चीज़ें हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। अलग से हम लोग फिर पढ़ेंगे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। धन्यवाद।